गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। रिवीजन हो रही है हमारे ये। तो इसका नाम क्या है? द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। तो यूरोप में नेशनलिज्म का कैसे राइज हो गया। अब 1848 में फ्रांस के यानी फ्रेंच के एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने प्रिपेज करी थी 4 प्रिंट, जो उसमें दिखा रहे थे अपना ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप कि कैसे दुनिया डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक होगी। ठीक है, एक उन्होंने अपनी ख्याली एक इस तरह की डिज़ाइन बनाया था, इस तरह की क्रिएट के बनाया था। आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाई लिबर्टी द फीमेल फिगर। उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने फ्रांस में लिबर्टी को पर्सोनिफाई किया था एक वीमेन के फिगर्स की तरह। अब इस जो सूरो इनका क्या मतलब, इनका विज़न क्या था, इनका आइडिया क्या था कि पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशन कस्टम। दिस चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ द इश्यूज विजुलाइज बाय द सायरो। अब इस चैप्टर में हम लोग उस फ्रेंच आर्टिस्ट के ही व्यूज़ को पढ़ने वाले, इश्यूज़ को पढ़ने वाले, किन किन इश्यूज़ को उसने हाईलाइट किया था। During 19th century, nationalism emerged as a force which brought about the sweeping the change in the political and mental world of the Europe. अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ, नेशनलिज्म अमर्ज हो गया और ये फोर्स एक नेशनलिज्म एज अ फोर्स की तरह अमर्ज हुआ, जिसने क्या किया था, बिल्कुल पॉलिटिकल और मेंटल पावर ऑफ द वर्ल्ड को यानी यूरोप के पूरी पावर को बदल के रख दिया। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। और जब ये जो हम फोर्स पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म की, जब ये ख़त्म होने पे आती है तो उस ख़त्म होते होते इन्होंने एक चेंज ला लिया था, क्योंकि इमरजेंस हो गया था नेशन स्टेट का, जो पहले हुआ करता था मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स। ठीक है जी, क्योंकि अलग अलग तरह के जो डायनेस्टीज़ के एम्पायर थे वो रूल कर रहे थे। अब यहाँ पे नेशन स्टेट बन चुकी थी। मॉडर्न स्टेट क्या होती थी? मॉडर्न स्टेट इन विच सेंट्रलाइज पावर एक्साइज्ड सॉवरन कंट्रोल ओवर द क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। अब बोल रही नेशन स्टेट होती क्या थी, मॉडर्न स्टेट क्या थी? बोलते हैं ये मॉडर्न स्टेट ऐसी स्टेट थी जिसमें सेंट्रलाइज्ड पावर जो होती थी वो ऐसी सॉवरन गवर्नमेंट के पास होती थी जिसे किसी के इन्फ्लुएंस के बिना काम करने की इजाज़त थी, और एक डिफाइंड टेरिटरी थी उनकी कि इस टेरिटरी के अंदर ये काम करेंगे। इन्हें कोई भी, अभी जो मॉडर्न स्टेट थी ये कभी भी एक्सपेंशन नहीं करती थी, यानी ये अपने जो टेरिटरी होगी इसकी, यानी जो इसकी सीमा रेखा होगी उसको बढ़ाने की कोशिश ये नहीं करेंगे। बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर। अब नेशन स्टेट क्या होती थी? जिसमें मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स होंगे, उन सिटीजन्स के थ्रू ही इसको रूल किया जाएगा, ना इट्स द रूलर। केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर द हिस्टोरियन डिसेंट। अब पहले क्या होता था कि जो एक स्टेट हुआ करती थी, जो एक अम्पायर होता था, उसको जाना जाता था उसके रूलर्स की वजह से, क्योंकि रूलर्स की डायनेस्टी के लोग ही वहाँ पे ज़्यादातर ऑफिसर्स होते थे, अच्छे अच्छे रैंक्स पे होते थे। बट यहाँ पे अब सिचुएशन पूरी चेंज हो चुकी है। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच द नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म कैम इनटू बीइंग 19th सेंचुरी यूरोप। इस चैप्टर में हम पूरे प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं कि कैसे नेशन स्टेट का या नेशनलिज्म का जो ये कॉन्सेप्ट है 19th सेंचुरी में पूरे यूरोप में फैल गया। द फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशनलिज्म कैसे बना। द फर्स्ट क्लियर एक्सपेंशन ऑफ नेशनलिज्म कैम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ। अब नेशनलिज्म की जो पहले हमें बीज देखने को मिलते हैं वो हमें मिलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 थी वहाँ से। द पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो हुए उन्होंने कैम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो रहे हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ अब कि मोनार्की बदल करके अब वहाँ पे क्या हो गया, मोनार्की की जगह अब फ्रांस के लोग रूल कर रहे हैं असेंबलीज़ के थ्रू, नेशनल असेंबली के थ्रू। द आइडिया यानी कौन सा आइडिया, फादरलैंड एंड द सिटीज़न एम्फसाइज। अब वो जो आइडिया वहाँ पे फादरलैंड का आ रहा है, वहाँ पे वो यूनिटी ला रहा है कम्युनिटी में, और उस यूनिटी की वजह से वो लोग सब क्या करेंगे, अब कॉमन राइट्स को इंजॉय करेंगे अंडर ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जर्नल, अब हम पढ़ेंगे द स्टेट्स जर्नल। द स्टेट्स जर्नल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड द नेम ऑफ द नेशनल असेंबली।
अब फ्रांस में पहले क्या था, सोसाइटी ना 3 स्टेट्स में डिवाइड थी, बट अब क्या हो रहा है, जैसे मोनार्की ख़त्म हो गई है तो अब वहाँ के सिटीजन्स के द्वारा ही वहाँ के स्टेट्स के जनरल्स को चुना जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, नेशनल असेंबली। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर अडॉप्ट। अब जो भी बड़े बड़े टैक्सेस लगाए जा रहे थे, कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जा रही थी, उन सबको अबॉलिश कर दिए गए, तो एक तरह का यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स को अडॉप्ट किया गया फ्रांस में। रेवोल्यूशनरीज़ ने फर्दर ये डिक्लेयर कर दिया कि ये मिशन था एंड और उनकी एक डेस्टिनी थी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल फ्रॉम द यूरोप डेस्पोटिज्म। अब उन लोगों ने ये जाहिर कर दिया था, ये सामने आकर के बोल दिया था कि हमारा सिर्फ एक मिशन है, हमें क्या करना है कि फ्रांस के लोगों को यहाँ के जो एक परिवारवाद चले जा रहा है, हमें उससे उन्हें बचाना है। स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। अब एक वहाँ पे जैकोबिन क्लब की फाउंडेशन होगी, तो स्टूडेंट्स या एजुकेटेड मिडिल क्लासेस ने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा तादाद में जाकर के उस जैकोबिन क्लब्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। उनकी एक्टिविटीज़ और कंपेन जो प्रिपेयर किए गए थे, प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मी विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ इटली 1970s। अब इनके ये जो सारी एक्टिविटीज़ थे, ये कंपेन्स थे, क्योंकि जब यहाँ फ्रांस की आर्मी दूसरे देशों में हमले करने जा रही थी, तो फ्रांस की आर्मी ये मैसेजेस को कन्वे कर रही थी अलग अलग स्टेट्स में, जैसे स्विट्ज़रलैंड में, हॉलैंड में, बेल्जियम में। जब मैं स्टेट बोल रहा हूँ तो स्टेट में कंट्रीज़ के लेवल पे बोल रहा हूँ, तो अभी कंट्रीज़ की बात करें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो अब ये आइडिया सिर्फ फ्रांस तक ही नहीं रह गया, बल्कि ये आगे पूरे यूरोप में फैल चुका है। द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। अब ये फ्रेंच आर्मी ही थी जिसने आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड तक लेके गई। टू आर रिटर्न द मोनार्की टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी इन फ्रांस। अब जब थोड़ी देर के बाद नेपोलियन यहाँ पे रूल करने आता, तो नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को फिर से फ्रांस में ख़त्म कर दिया। बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने बहुत से काम रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लाए, जिसकी वजह से उसने वहाँ के पूरे सिस्टम को रैशनल और एफिशिएंट बना दिया था। अब नेपोलियन ने एक लाया था सिविल कोड, जिसको बोलते हैं द सिविल कोड ऑफ 1804, यानी इसको कभी कभी नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिक्योर द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब इसने क्या किया था, इस नेपोलियन का जो कोड था, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ नेपोलियन कोड, तो नेपोलियन कोड ने क्या किया था, वो सारी प्रिविलेजेस यानी वो सारे फ़ायदे जो आप लोगों को आपके जन्म के बेस पे मिलने वाले, वो सब ख़त्म। हर बंदे को इक्वालिटी मिलेगी, और तीसरी चीज़ है कि तुम्हारे राइट टू प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी अब सरकार करने वाली। नेपोलियन ने सिंप्लीफाइड कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन, उसने एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न को सिंप्लीफाइड कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया और पीजेंट्स को फ्री कर दिया अभी, ठीक है। सारे जो उनके ऊपर कर्जे थे वो सब ख़त्म कर दिए। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया, ये सब नेपोलियन ने किया। बिजनेस एंड द स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ द गुड्स पार्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज़, उन्होंने रियलाइज़ किया कि यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्ड वेट ऑफ मेजर्स और कॉमन नेशनल करेंसी कितना उनके गुड और एक्सचेंज में फ़ायदेमंद है। वो आप एक रीजन से दूसरे रीजन तक क्या कर सकते हैं, अच्छे से ट्रेड कर पा रहे थे। अब बहुत सारी प्लेसेस भी, मैनी प्लेसेस, जैसे कि हॉलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ये सारे देशों में फ्रेंच आर्मी वेलकम्ड कर रहे हैं। वेलकम्ड है हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। अब इन सब देशों में फ्रेंच आर्मी का स्वागत किया जा रहा है कि वो लिबर्टी को लेकर के आ रहे हैं। इट भी क्लियर हो चुका था कि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन द हैंड्स विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। इंक्रीज अब टैक्सेशन, सेंसरशिप फोर्स कर। अब क्या हो रहा है कि थोड़ी देर के बाद नेपोलियन ने क्या किया वहाँ पे यूरोप में, फ्रांस में एक्चुअली, कि टैक्सेशन को फिर से थोड़ी देर बाद बढ़ा दी, सेंसरशिप हो गई। उसके फ्रांस आर्मी को रिक्वायर टू कंकर द रेस्ट ऑफ द यूरोप, बोला गया कि तुम्हें रेस्ट ऑफ यूरोप को पूरा कंकर कर देना। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा नेशनलिज्म इन यूरोप की, यूरोप में नेशनलिज्म एक्चुअली कैसे बन जाता है। जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड ये अलग अलग किंगडम्स थे। डचीज एंड कैनोट्स हुज रूलर आर देयर ऑटोनोमस टेरिटरी, तो ये डच के या कुछ लोग थे या कैनोटॉन्स के जो यहाँ पे रूल कर रहे थे। डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी आर अ कॉमन कल्चर। अब वो देख रहे थे, दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, ठीक है। द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल ओवर द ऑस्ट्रिया हंगरी। अब एक अंपायर जिसका नाम था हैब्सबर्ग क्या कर रहा था, रूल कर रहा था ऑस्ट्रिया और हंगरी पे। हंगरी में क्या है, हाफ द पॉपुलेशन जो है, हंगरी की जो
आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन वो कौन है, मगार, वाइल द अदर हाफ ऑफ द स्पोक ऑफ द, और बाकी लोग क्या एक अलग तरह की वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स बोल रहे हैं। इसी के साथ साथ 3 डोमेन्स ग्रुप्स आल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द एम्पायर, और कुछ अलग अलग तरह की प्रजातियों के लोग जिनकी अलग ज़ुबान है, अपना कल्चर है, वो भी ये वहीं पे रह रहे हैं। द ओनली टाइप बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज द कॉमन एलिजेंस ऑफ द एम्पर। ठीक है, और इन सब की यूनिटी एक थी कि इनका सिर्फ एम्पर एक था, बाकी सब चीज़ें इनकी अलग अलग। अब एरिस्टोक्रेसी इन द न्यू मिडिल क्लासेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सोशली और पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास इन द कॉन्टिनेंट। अब जो सोशली और पॉलिटिकली जिन लोगों के पास लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जो डोमिनेंट थी पूरे कॉन्टिनेंट में, द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स, देयर फैमिली वर ऑफन कनेक्टेड टाई बाई द मैरिजेस। अब क्या बोल रहे हैं कि एरिस्टोक्रेसी यानी अब एक ही बंदा रूल कर रहा था, पर वो अपने सेल्फिश एंड के लिए जब रूल करता है तो उसको हम एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। अब एरिस्टोक्रेसी में हो क्या रहा है कि एक देश दूसरे देश के साथ, जैसे मान लो एक राजा तो वो वहाँ की प्रिंसेस के साथ शादी करके मैट्रिमोनियल अलाइंसेस बना रहे हैं। अब उनकी टाइज अच्छे से होगी। अब ये दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर नुमेरिकली स्मॉल ग्रुप, बट द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स एंड द एमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस हुज एक्सिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट। ठीक है, अब इनकी वजह से इनकी टाइज ना बहुत ज़बरदस्त बढ़ चुकी हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में बढ़ गई है। हम अगर दूसरी तरफ से समझें तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में बढ़ रही है कब, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, बट इन फ्रांस एंड अदर पार्ट ऑफ जर्मन इट ऑकर्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। लेकिन फ्रांस और जर्मनी में तो 19th सेंचुरी तक आते आते बढ़ी। इट इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स कैम इन टू बी। अब न्यू सोशल ग्रुप्स भी बन रहे हैं, न्यू वर्किंग क्लास पॉपुलेशन और न्यू मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्री, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल। अब इट वाज अमंग द एजुकेटेड, अब एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस को ये आइडिया आया नेशनल यूनिटी का और फॉलोइंग अब, और उन्होंने सोचा कि हम किसी न किसी तरह से ये एरिस्टोक्रेसीज के प्रिविलेजेस को ख़त्म करना चाहिए। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अभी लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या हुआ। अब 19th सेंचुरी में यूरोप में क्या हुआ, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी आ गई थी। लिबरलिज्म का मतलब था, लिबरलिज्म ड्राइव किया गया लैटिन वर्ड से जिसका नाम है लिबर। लिबर का मतलब होता है फ्री, और लिबरलिज्म स्टूड फॉर अभी किस पे, फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि इंसान को आज़ादी होनी चाहिए और उसको बराबरी मिलनी चाहिए लॉ की नज़रों में, कानून की नज़रों में। इसी ने इम्फेसाइज यानी इसने जोर दिया कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय द कंटेस्ट, कि बोला कि यहाँ पे गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, जो तुम्हारी चुन कर ही आएगी। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोगों को रिप्रेजेंट करे पार्लियामेंट के प्रोसेस से। राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज जनरेटेड एक्सक्लूसिवली टू द प्रॉपर्टी ओइंग मैन। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पे नेशनलिज्म में अभी एक चीज़ की कमी थी। यहाँ पे सिर्फ लोगों को उनको राइट टू वोट मिल रहा था जिनकी प्रॉपर्टी थी वहाँ पे, और जिनकी प्रॉपर्टी थी वही यहाँ पे इलेक्शन लड़ सकते। तो इससे तो जाहिर था कि वीमेंस की प्रॉपर्टी वहाँ पे नहीं थी, तो वीमेंस को वहाँ पे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं थी, ना तो इलेक्शन लड़ सकते थे ना वो वोट सकते थे। लेकिन मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड द वीमेन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स, वो लोग जिनकी प्रॉपर्टी नहीं है वो सब लोग वोट नहीं दे सकते। वीमेन एंड नॉन जो प्रॉपर्टाइज्ड मैन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट्स एंड डिमांडिंग द पॉलिटिकल राइट। अब फ्रांस में ही नेशनलिज्म के साथ अब वो लोग जो जिनके पास ये राइट्स नहीं है वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना ली और वो क्या कर रहे हैं, अभी अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। एबोलिशन होगी स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन द मूवमेंट ऑफ द गुड एंड कैपिटल्स। अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्राम Hamburg to Nuremberg sell his goods and would have to pass through 11 custom barriers and pay the custom duty at about the 15 each other। तो अब अगर एक जगह से दूसरी जगह को एक एग्जांपल दिया उन्होंने, तो उस बंदे को 5% हर एक बैरियर पे देना है, तो टोटल कितना हो गया 55% उसको सिर्फ कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो उसके पास कितना बचा 45%। अच्छा, ऑब्स्टैकल्स टू द इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड द ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अंडरलाइन मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड द पीपल। अब यूनियन अबॉलिश कर दिया उन्होंने ट्रैफिक बैरियर्स और रिड्यूस कर दिए नंबर ऑफ करेंसी फ्राम ओवर 3 to 2। अब हम पढ़ेंगे न्यू कंजर्वेशन आफ्टर
1815। अब यहाँ पे हमने पढ़ा 1799 से लेकर के 1814-15 तक क्या हुआ।